अमृतसर जेएनवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एक नज़र में भाग 1 प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अमृतसर जेएनवी एकेडमी की अनुभवी टीम की अथक मेहनत के बाद इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। इस सीरीज का भाग 2 भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक नज़र में की मैराथन क्लास का वीडियो भी जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। अपनी तैयारी को निरंतर बेहतर बनाते रहें। आपकी सफलता एवं श्रेष्ठ तैयारी हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए आज की अपनी पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आज हम उत्तर प्रदेश पर एक बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी। और हमारे पास जो भी जानकारी है, जो नोट्स हैं, वो खासतौर पर यूपीपीएससी, आरओए, आरओ और पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ तथ्यों का एक कलेक्शन ना हो, बल्कि हम उनके बीच के कनेक्शंस को भी समझें। हाँ, मतलब भूगोल कैसे राजनीति को और खेती कैसे उद्योगों को प्रभावित करती है, जी। एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से, मतलब उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और उसकी सीमाओं से। ठीक है, तो जो सबसे पहला आंकड़ा है वो है क्षेत्रफल का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जी, जो पूरे भारत का लगभग 7.33% है। और इस हिसाब से ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, चौथा सबसे बड़ा। और एक दिलचस्प बात यह है कि साइज में ये लगभग यूनाइटेड किंगडम जितना बड़ा है। अच्छा, एक राज्य देश के बराबर है। जी और सीमाओं की बात करें तो कुल 9 पड़ोसियों से इसकी सीमाएं लगती। हाँ, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक देश के साथ है, नेपाल। बिल्कुल। और इन्हीं सीमाओं में एक ऐसा फैक्ट छिपा है जो मतलब परीक्षकों का पसंदीदा सवाल रहा है। आप सोनभद्र की बात कर रही हैं? जी, सोनभद्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों को छूता है। 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हाँ, और यही इसकी लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। सही बात है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि ये जमीन राजनीतिक तौर पर कितनी वजनदार है। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला ही नहीं है। सीधा लोकसभा की 80 सीटें, देश में सबसे ज्यादा। और यही 80 सीटें हैं जो इसे किंग मेकर बनाती हैं। हाँ, जो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वो इसी वजह से है। बिल्कुल। और राज्यसभा में भी प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। अच्छा, राज्य के अंदर की व्यवस्था को द्विसदनीय कहते हैं। इसका आसान मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार चलाने के लिए 2 सदन या 2 घर हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा? जी बिल्कुल वैसे ही। एक है विधानसभा जिसमें 403 सदस्य हैं, इन्हें जनता सीधे चुनती है। और दूसरी है विधान परिषद जिसमें 100 सदस्य होते हैं। ये एक तरह से विशेषज्ञों का सदन होता है। समझ गया, मतलब एक जनता का और दूसरा विशेषज्ञों का। और प्रशासनिक तौर पे 18 मंडल और 75 जिले हैं। जी, लेकिन एक और आंकड़ा है जो शहरीकरण की कहानी बताता है। 915 नगर एवं नगर समूह वाला। हाँ, ये दिखाता है कि प्रदेश में छोटे छोटे कस्बे और शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन शहरों और गांवों में जो लोग रहते हैं, अगर 2011 की जनगणना देखें तो देश की कुल आबादी का 16.51% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में था। मतलब देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसीलिए ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। लेकिन इससे भी दिलचस्प है इस आबादी का स्वरूप। आप ग्रामीण और शहरी आबादी की बात कर रही हैं? जी, लगभग 77.7% आबादी आज भी गांव में रहती है और सिर्फ 22.3% शहरों में। ये दिखाता है कि यूपी की आत्मा आज भी इसके गांवों में ही बसती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए यहाँ के रोजगार में भी कृषि का दबदबा है। हाँ, हमारे नोट्स के हिसाब से कुल काम करने वालों में से 59.3% लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं। जी, मतलब आधी से ज्यादा कामकाजी आबादी की रोजी रोटी खेतों से ही चलती है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो जब कृषि की बात हो ही रही है, तो इस मामले में यूपी देश में कहाँ है? यहाँ तो ये सबसे आगे है। कुल खाद्यान्न उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों में देश में नंबर 1 पर। दोनों में?
ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, देश की खाद्य सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पर यह होता कैसे है? इसके पीछे एक मजबूत सिंचाई व्यवस्था है। और यहाँ मेरे लिए मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट था। मुझे लगा था नहरें सबसे जरूरी होंगी। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। जी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि करीब 75% सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप मतलब ट्यूबवेल है। जी, असल में यहाँ भूजल की अच्छी उपलब्धता है। तो 70 और 80 के दशक में एक तरह की ट्यूबवेल क्रांति हुई थी। अच्छा, नहरें जरूरी है, पर उनकी पहुंच हर खेत तक नहीं है। वैसे नहरों से जुड़े दो सवाल हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम्म। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी। हाँ, ये साफ होना जरूरी है। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जो 1830 में बनी थी। ओके, 1830 पूर्वी यमुना। और अगर सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात करें तो वो है शारदा नहर। ठीक है, पुरानी पूर्वी यमुना, बड़ी शारदा। अब कुछ खास फसलों पर आते हैं। जी। जैसे दशहरी आम का नाम आते ही जुबान पर मलियाबाद का नाम आ जाता है। और आंवले के लिए प्रतापगढ़। ये तो मतलब सीधे सीधे मैच द कॉलम वाले सवाल बनते हैं। और लीची के लिए सहारनपुर और मेरठ। जी। हमारे नोट्स में एक कृषि निर्यात जोन का भी जिक्र है। ये क्या होता है? ये कुछ खास इलाके होते हैं जिन्हें किसी एक फसल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जाता है। अच्छा, जैसे आगरा आलू के लिए और लखनऊ और सहारनपुर आम के निर्यात के लिए। और इसी सेक्शन में एक बहुत ही मतलब अनोखा फैक्ट है। प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना। हाँ, और ये गाजीपुर में है। ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अफीम कारखाना मतलब गाजीपुर। हाँ, ठीक है। तो ये तो साफ है कि कृषि प्रदेश की रीढ़ है। लेकिन अब चलते हैं खेतों से कारखानों की तरफ। बिल्कुल। और यहाँ भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ज्यादातर लोग चीनी या चमड़ा सोचते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। लेकिन ये तो हथकरघा मतलब हैंडलूम है। जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी उद्योग कुछ इलाकों में केंद्रित हैं, जबकि हथकरघा का काम लाखों घरों में छोटे छोटे स्तर पे होता है। अच्छा, तो सबको मिलाकर ये सबसे बड़ा बन जाता है। हाँ, कृषि के बाद ये सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और उद्योगों की बात और कानपुर का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल, अपने कपड़ा और चमड़ा उद्योग की वजह से। और मथुरा में प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है। और झांसी में ट्रांसफॉर्मर बनते हैं। जी, लेकिन एक नाम है जिसे किसी भी हाल में नहीं भूलना है। नरोरा। हाँ, बुलंदशहर जिले में नरोरा। यहाँ प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र है। ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे तो मार्क कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए एक रक्षा औद्योगिक गलियारा भी बन रहा है। ये क्या है? इसका मकसद है यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। ओके। इसमें 6 शहर हैं: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। यहाँ सेना के लिए सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां लग रही हैं। और विकास की इस कहानी में ग्रेटर नोएडा का नाम बार बार आता है। नॉलेज पार्क भी वहीं है और राज्य का पहला निर्यात पार्क भी। सही है, ग्रेटर नोएडा को एक मॉडल की तरह विकसित किया गया है। आज तो प्रदेश में 13 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ काम कर रहे हैं। तो हमने जमीन, लोग, खेती और कारखानों की बात कर ली। अब बात करते हैं शोध संस्थानों की। और यहाँ तो लखनऊ का दबदबा है, हाँ, जैसे भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। जहाँ जहर और उसके असर पर रिसर्च होती है। फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। और सबसे प्रसिद्ध केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI। जी, जहाँ नई दवाइयाँ खोजी जाती हैं। कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में ही है। हाँ, लेकिन लखनऊ से बाहर निकलें तो कानपुर भी पीछे नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोनों कानपुर में है। मतलब चीनी और दालें दोनों की रिसर्च कानपुर में। जी, और सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर इंस्टीट्यूट। क्योंकि वहाँ कागज उद्योग है। और झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है। कानपुर से जुड़ा एक और नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। हाँ, ये संस्थान भी कानपुर में ही है। चलिए अब कुछ मिले जुले तथ्यों पर आते हैं, जैसे पत्रकारिता और भाषा। प्रदेश का पहला हिंदी अखबार ये था बनारस अखबार। और पहला उर्दू अखबार वो था सरदल अखबार। भाषा से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला था जो 1989 में लिया गया। 1989, ये साल याद रखना है। जी। अब जरा पर्यावरण ही बात करते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार वो है चंद्रप्रभा, जो चंदौली में है, 1957 में बना था। और सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो यहाँ भी
सबसे पुराना और सबसे बड़ा का फर्क याद रखना है। ठीक है। और किसानों से जुड़ी 2 योजनाएं हैं जिनके साल पूछ लिए जाते हैं। हाँ, एक है किसान बही योजना जो 1992 में आई थी, ओके। और दूसरी है किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 को शुरू हुई। चलिए अब कुछ रेफरेंस देख लेते हैं। बिल्कुल। सीमेंट के बड़े कारखाने, चुर्क और डाला दोनों सोनभद्र में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 कानपुर में, और लघु उद्योग निगम। उसके 4 साल बाद 1958 में वो भी कानपुर में। तो ये थी हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज के पहले भाग की एक गहरी पड़ताल। बिल्कुल। हमारी सलाह यही होगी कि इन सब फैक्ट्स को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह जोड़कर अपने नोट्स जरूर बनाएं। और ये तो बस भाग 1 था। हम जल्द ही दूसरे भाग के साथ लौटेंगे और उत्तर प्रदेश की इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। और अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इन तथ्यों को बार बार दोहराएं, इन्हें आपस में जोड़कर देखें। और आप पाएंगे कि परीक्षा का कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। आज की इस विशेष चर्चा में हम उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी। और ये जानकारी खासतौर पर एसएससी, रेलवे और उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत काम की है। बिल्कुल। तो हम शुरू करेंगे उद्योगों से, फिर संगीत के घरानों को समझेंगे, लोक नृत्य, मेले और उत्सव, मतलब एक पूरा सफर करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इस तरह समझना है कि वो आसानी से याद हो जाए। एकदम। तो चलिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हैं और उत्तर प्रदेश के ज्ञान सागर में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों की। हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और उनके केंद्रों के बारे में। तो मैं पहले इसके मुख्य बिंदु पढ़ देता हूँ। जी। पहला, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई है। कानपुर। ठीक है। जी। दूसरा, प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का प्रमुख कारखाना बरेली में स्थित है। बरेली। और तीसरा, एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रेणुकूट यानी सोनभद्र है। ठीक है। तो पहला बिंदु था कानपुर का कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ALIMCO, है ना? जी बिल्कुल। ALIMCO ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम हाथ, पैर और दूसरे सहायक उपकरण बनाता है। अच्छा। तो परीक्षा में अक्सर शहर का नाम ही पूछा जाता है, तो बस याद रखना है कृत्रिम अंग कानपुर। सीधा कनेक्शन। और दूसरा बिंदु था कृत्रिम रबर यानी सिंथेटिक रबर। हाँ, इसका कारखाना बरेली में है। इसे पहले मोदी रबर लिमिटेड के नाम से भी जानते थे। ये भी एक सीधा फैक्ट है, कृत्रिम रबर बरेली। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट। जी, रेणुकूट शहर सोनभद्र जिले में आता है। यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा प्लांट है। और यही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है ना? बिल्कुल, इस पर विशेष ध्यान दें। रेणुकूट का हिंडाल्को प्लांट पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये सवाल कई बार आया है कि हिंडाल्को का प्लांट कहाँ है। तो उत्तर है रेणुकूट, सोनभद्र। इसे जरूर याद कर लेना है। एकदम। चलिए अब उद्योगों से आगे बढ़कर कला और संस्कृति की तरफ चलते हैं। हाँ, संगीत। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संगीत की प्राचीन परंपरा और भक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। जी। तो पहला बिंदु देख लेते हैं। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है। बाइबल, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य, ठीक है। और तीसरा, कृष्णलीला गान के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। ओके। तो नाट्य शास्त्र को संगीत की बाइबल क्यों कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि नृत्य और नाटक सबके नियमों का बहुत गहरा वर्णन है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स का विश्वकोश है। एकदम सही है। इसीलिए उत्तर भारत के संगीत के लिए इसका महत्व इतना ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, पुष्टि संप्रदाय। हाँ, इसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की। केंद्र था मथुरा वृंदावन। जी, इसमें भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति पर जोर दिया जाता है। तो याद रखें, पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य ने। और फिर अष्टछाप कवि? इनकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। बिल्कुल। ये 8 कवियों का एक समूह था जो कृष्ण लीला पर पद लिखते और गाते थे। सूरदास जी भी इनमें से थे। अच्छा, और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है स्वामी हरिदास के बारे में। जी हाँ, स्वामी हरिदास को एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। वाह, कृष्ण की वंशी का अवतार। और वो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु भी थे।
तो ये उपाधि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। चलिए अब घरानों की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत घरानों और उन्हें मिले शाही संरक्षण के बारे में। उत्तरण बिंदु हैं। पहला, लखनऊ घराना विशेष रूप से तबला वादन से संबंधित था। तबला वादन। दूसरा, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। आगरा। और तीसरा, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो घराना का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? घराना मतलब एक विशेष शैली या परंपरा। जैसे लखनऊ घराना, ये मुख्य रूप से तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये कत्थक का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। और आगरा संगीत का केंद्र कैसे बना? मुगल बादशाहों की वजह से? जी, खासकर अकबर संगीत के बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ थे। इसी वजह से आगरा उस दौर में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। और ये ख्याल गायकी क्या है? ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख गायन शैली है। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की को दिया जाता है। मतलब ये भी एक शाही संरक्षण का ही उदाहरण है। बिल्कुल। और शाही संरक्षण की बात हो तो नवाब वाजिद अली शाह को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, यही हमारा अगला एग्जाम अलर्ट है। जी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें रची थी। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि अख्तर पिया किसका उपनाम था? और जवाब है वाजिद अली शाह। चलिए आप कुछ और महान कलाकारों की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे संगीत जगत के कुछ महान रत्नों की जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो बिंदु है। पहला, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। पटियाली, कासगंज। दूसरा, सितार वादक पंडित रविशंकर और उस्ताद अलाउद्दीन खां रामपुर घराने से संबंधित थे। रामपुर घराना। और तीसरा, संगीत सम्राट तानसेन को ध्रुपद शैली में महारत हासिल थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा और बताइए। पटियाली में उनका जन्म हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान थे। और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी है वो है हमारा एग्जाम अलर्ट। हाँ, उन्हें तूतिए हिंद कहा जाता था। यानी भारत का तोता। और वो खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। ये दोनों तथ्य परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जरूर। और पंडित रविशंकर, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। उनका संबंध रामपुर घराने से था। जी, वो और उनके गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां दोनों इसी घराने से जुड़े थे। और तानसेन? वो ध्रुपद गायकी के महान गायक थे। हाँ, ध्रुपद एक बहुत ही गंभीर और भक्तिपूर्ण गायन शैली है और तानसेन उसमें माहिर थे। तो ये तो हुई शास्त्रीय संगीत की बात। अब जरा लोक कला की दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य और गीत। इस स्लाइड में यही हमारा विषय है। तो पहला बिंदु पढ़ता हूँ, मयूर नृत्य। ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। ठीक है। नटवरी नृत्य, इसका संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिरहा, ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। और चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य, जैसा नाम से ही लग रहा है मोर से जुड़ा होगा। जी, इसमें नर्तक मोर पंख से बने विशेष वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। ये जन्माष्टमी पर होता है। और नटवरी नृत्य? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। ये भगवान कृष्ण के नटवर रूप से प्रेरित है। अच्छा। और बिरहा तो बहुत ही लोकप्रिय है पूर्वांचल में। बहुत लोकप्रिय। ये आमतौर पे सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है। और चौथा है चौरसिया नृत्य, जो जौनपुर के कहार जाति के लोग करते हैं। ठीक है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट क्या है? एग्जाम अलर्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोकनाट्य, और वो है नौटंकी। जी, नौटंकी। ये एक संगीत आधारित नाट्य शैली है जो पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय है। अब बात करते हैं मेलों की। उत्तर प्रदेश तो मेलों का प्रदेश है। बिल्कुल। तो इस स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों और आयोजनों पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो बिंदु क्या है? पहला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। मथुरा में। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है, यानी महाकुंभ। तीसरा, ददरी का पशु मेला बलिया में आयोजित किया जाता है। हाँ, बलिया। ठीक है। और चौथा, कबीर मेला, ये मगर यानी संत कबीर नगर में लगता है। तो सबसे ज्यादा मेले मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 है ना? जी। क्योंकि वो कृष्ण की जन्मभूमि है। और सबसे बड़ा मेला जाहिर है प्रयागराज का कुंभ मेला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जी। और फिर है ददरी मेला बलिया में। ये भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। हाँ, और यही इसका एग्जाम अलर्ट भी है ना, कि ये पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है।
और आखिर में कबीर मेला, जो मगहर में लगता है, जहां संत कबीर का परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कलाएं और उत्सव सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। जी, इस स्लाइड में हम यही जानेंगे। तो बिंदु क्या है? दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, बनेठी प्रदेश की एक ऐसी कला है जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म में पाई जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दूसरा, सुलहकुल उत्सव। आगरा में आयोजित ये उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो बनेठी ये किस तरह की कला है? ये एक पारंपरिक कला है जिसमें रस्सी से बंधे आग के गोलों को घुमाया जाता है। ये आत्मरक्षा और प्रदर्शन कला का मिला-जुला रूप है और ये हमारी साझा विरासत को दिखाती है। और सुलेकुल उत्सव ये तो सीधे सीधे अकबर के सिद्धांत से जुड़ा है। जी, सुलहकुल का मतलब ही है सभी के साथ शांति। इसी सिद्धांत के आधार पर आगरा में हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। और इसका जवाब हमेशा एक ही रहता है, केवल आगरा में। एकदम सही। इसका स्थान निश्चित है, इसलिए इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। जी, आखिरी स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थानों और उनके स्थापना वर्षों को देखेंगे। ठीक है, तो बिंदु पढ़िए। राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ की स्थापना 1962 में। 1962, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित। 1975 जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में स्थापित। और चौथा एक तथ्य है, चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध गोरखपुर से है। ठीक है, तो ये तीनों संस्थान लखनऊ में है। जी, राज्य ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और जैन विद्या शोध संस्थान, ये तीनों लखनऊ में हैं। इनके स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण हैं, 1962, 1975 और 1990। और अमृता शेरगिल का गोरखपुर से क्या संबंध था? उनके पिता की गोरखपुर में जागीर थी, तो उनके जीवन का कुछ समय वहां भी बीता था। अच्छा, ये एक दिलचस्प तथ्य है। और अब इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट। जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में प्रदान किया गया? और इसका जवाब है वर्ष 1998 में। ये एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय था और इसका साल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत सफर तय किया, उद्योगों से लेकर संस्थानों तक और संगीत से लेकर मेलों तक। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही उत्तर प्रदेश की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। ये विविधता ही इसकी असली पहचान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश पर एक गहरी नजर डालेंगे, विशेष रूप से सरकारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हाँ, हमारे पास यूपी स्पेशल नाम से एक विस्तृत स्लाइड डेक है और इसे एक त्वरित क्विक रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, इस चर्चा का हमारा मिशन है इन स्लाइड्स से उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को निकालना जो जेएनवी, एसएससी और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम इतिहास, भूगोल, जनगणना, योजनाएं और राजव्यवस्था जैसे हर पहलू को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, हर पहलू को। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारी पहली स्लाइड इस अध्ययन का एक परिचय है। इसमें बताया गया है कि यह इतिहास, भूगोल और राजव्यवस्था का एक संपूर्ण निचोड़ है। तो सीधे तथ्यों पर आते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे जनगणना 2011 और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की। मुख्य बिंदु है जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि दर 20.2% रही है और कुल साक्षरता दर 67.7% है। देखिए, ये जो जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब है कि औसतन 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 829 लोग रहते हैं। ये राज्य की घनी आबादी को दिखाता है। मतलब संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव। बिल्कुल। और फिर देखिए, दशकीय वृद्धि 20.2%, ये 2001 से 2011 के बीच हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। अच्छा, और साक्षरता दर की बात करें तो इसमें पुरुषों और महिलाओं में काफी अंतर दिखता है। पुरुष 77.3% और महिलाएं सिर्फ 57.2%। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां से तुलनात्मक प्रश्न बन सकता है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी देखिए कि 22.27% शहरी और लगभग 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब आज भी यूपी की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है। सही बात है, जो कृषि के महत्व को दिखाता है। और इसमें एक और पॉइंट है, वन स्थिति आईएसएफआर 2019 के अनुसार कुल वनावरण 14,806 वर्ग किलोमीटर यानी सिर्फ 6.15% है। ये तो राष्ट्रीय वन नीति के 33% के लक्ष्य से बहुत कम है।
बहुत कम। और इस स्लाइड में एक एग्जाम अलर्ट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़ है। ये तो सीधा सवाल बनता है। बिल्कुल, इसे जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी में परिवहन और संचार के इतिहास की। हम्म। पहला बिंदु है प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई। हाँ, ये वर्ष 1859 और प्रयागराज से कानपुर का रूट दोनों याद रखना जरूरी है। ये उत्तर भारत में रेलवे के विकास का एक बड़ा पड़ाव था। और दूसरा बिंदु तो और भी दिलचस्प है। प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में भारत में पहली बार प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू हुई। ये सिर्फ यूपी या भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। ये दुनिया की पहली एयरमिल सेवा थी। कमाल है। फिर है राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। जी, ये वर्ष 1972 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है, जिसमें सबसे लंबा NH-19 है। हाँ, NH-19 जो पुराने NH-2 का नया नाम है। ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है और यूपी का एक प्रमुख एक तरह से जीवन रेखा है। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी वाइदा का गठन 2001 में हुआ। ये आधुनिक यूपी के औद्योगिक विकास से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों पर। इस स्लाइड में हम इन्हीं की बात करेंगे। जी, ये राज्य की पहचान है। तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू और राजकीय वृक्ष अशोक है। ये सभी तथ्य सीधे याद करने वाले हैं। अक्सर मैच द फॉलोइंग या सीधे MCQ में आते हैं। और राजकीय भाषा हिंदी पहली है और उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, और इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले। ये तो बढ़िया तरीका है याद रखने का। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इस साइड में हम बात करेंगे खनिज उद्योग और विशेष पाक की। पहला ही बिंदु है हीरा बांदा जिले में पाया जाता है। हाँ, बांदा जिला याद रखना महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रथम खनिज नीति 1998 में आई, जिसने खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया। ये वर्ष 1998 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने राज्य में खनन को एक तरह से बढ़ावा दिया, एक नई दिशा दी। और ये कुछ पार्क और शहर हैं जैसे प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर में, एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में और जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक पार्क लखनऊ में। ये तो स्थान आधारित प्रश्न हैं, इन्हें लिस्ट बनाकर याद करना होगा। बिल्कुल, और इसी में है निर्यात निगम जो लखनऊ में है और 1966 में स्थापित हुआ था। और एग्जाम अलर्ट है गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। जी, ये पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कुछ सामाजिक योजनाओं पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की। ये बहुत जरूरी विषय है। पहली है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में 15,000 रुपए की मदद मिलती है। हाँ, इसके 6 चरण और 15,000 रुपए की राशि दोनों महत्वपूर्ण है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक व्यवहारिक रूप है। फिर है शिक्षा मित्र योजना, जो 2001 में शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसका आरंभिक वर्ष याद रखना चाहिए। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ अगस्त 2004 में हुआ। ये योजना वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करती है। बहुत सफल योजना रही है। एक और योजना है किशोरी शक्ति योजना, 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। हाँ, इसमें आयु सीमा 11 से 14 वर्ष और इसकी तारीख 21 फरवरी 2019। दोनों याद रखने वाली बातें हैं। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत 2002-3 में हुई थी। जी, ये एक और महत्वपूर्ण योजना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ODOP और किसान कल्याण की। ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद। हाँ, ये 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। उदाहरण के लिए मूंज उत्पाद के लिए प्रयागराज चिन्हित है। इसकी शुरुआत की तारीख 24 जनवरी 2018, जो कि उत्तर प्रदेश दिवस भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने की एक प्रमुख योजना है। फिर है किसान समृद्धि योजना 2017 से 2022 तक। और इसमें ये याद रखना खास है
कि इसमें बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल नहीं थे। अच्छा, ये एक विशेष बिंदु है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम यूपी में 1 मार्च 2016 से लागू हुआ जी, तारीख महत्वपूर्ण है, 1 मार्च 2016। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। हाँ, ये राशि अब 51,000 रुपए है। इसका एग्जाम अलर्ट थोड़ा अलग है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना के सहायक गिरि नदी पर स्थापित है। ये भूगोल और करंट अफेयर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अब शिक्षा के केंद्रों पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षण और शोध संस्थानों के। ज्ञान और अनुसंधान के केंद्र। पहला बिंदु, प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जी, कुल संख्या 6 है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है हाँ, ये भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है। और कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान यानी कैंसर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सही। ये स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। जी, प्रयागराज में। इस खंड से स्थान और संस्थान पर आधारित प्रश्न बनते ही बनते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। हाँ, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। अब जरा साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में चलते हैं। जरूर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर थे, उनका संबंध कानपुर से था। बिल्कुल, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। संपादक का नाम युगल किशोर और उनका कानपुर से जुड़ाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी और संस्थापक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। कल्याण पत्रिका ने तो एक तरह से पूरे देश में नैतिक और धार्मिक मूल्यों को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत। ये एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। और तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से प्रकाशित होती थी और इसका संबंध ब्रह्म समाज से था। ये भी एक अहम बिंदु है। इसका एग्जाम अलर्ट बहुत रोचक है। प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम असरार उल हसन खान था। वाह, ये सामान्य ज्ञान में पूछा जा सकता है। चलिए, अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम कला, संस्कृति और पर्यटन पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यूनेस्को साइट्स की बात करें तो ताजमहल 1983 में, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और कुंभ मेला 2017 में शामिल हुए। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ताजमहल 1983 में शामिल हुआ और कुंभ मेला 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अमूर्त विरासत। और संग्रहालयों की बात करें तो रामकथा संग्रहालय अयोध्या में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में है। स्थान याद रखना है, रामकथा अयोध्या में और अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में। कला में एक बिंदु है कि तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। जी, उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1988-89 में हुई। कुछ प्रमुख मेले भी हैं। बटेश्वर मेला आगरा में और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। बटेश्वर मेला एक बहुत बड़ा पशु मेला है। ये आगरा में लगता है। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये यूपी के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब उस विषय पर आते हैं जिसके लिए यूपी सबसे ज्यादा जाना जाता है, राजव्यवस्था। हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे राजव्यवस्था और संवैधानिक ढांचे की। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, और प्रथम राज्यपाल थीं सरोजिनी नायडू। वो भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थीं। ये दोनों ही नाम भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ, लेकिन विधान परिषद का गठन 1937 में ही हो गया था। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। विधान परिषद विधानसभा से पहले गठित हुई थी। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। गठन की तारीख महत्वपूर्ण है, 7 अक्टूबर 2002। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। ये एक बहुत ही सामान्य और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए, अब जमीनी स्तर के शासन पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन और जनजातियों पर। पंचायत और सामाजिक संरचना। पंचायत की स्थापना पहली बार 15 अगस्त 1949 को हुई। स्वतंत्रता के ठीक बाद। ये तारीख दिखाती है कि हमारे नेताओं ने शुरू से ही ग्राम स्वराज के महत्व को समझा था। और पंचायत सदस्य
या प्रधान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। हाँ, वोट देने की आयु 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। जनजातियों की बात करें तो ये कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.6% है और सर्वाधिक एसटी आबादी सोनभद्र में है। हाँ, 0.6% का आंकड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला जिला सोनभद्र, ये दोनों याद रखना है। और 2003 में 10 नई जनजातियों को सूची में जोड़ा गया था। जी, वर्ष 2003 में। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1975 में पारित किया गया था। ये लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित कानून का आधार है। और अब हम अपनी चर्चा के निष्कर्ष पर हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है सफलता की कुंजी, यानी रिवीजन की रणनीति। हाँ, जैसे कि इन सभी तथ्यों को बार-बार दोहराएं, वर्ष और स्थान पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। इतिहास और भूगोल में तारीखें और स्थान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। निरंतर अभ्यास ही जानकारी को स्थायी बनाता है। ये संकलन प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है और सफलता निरंतर अभ्यास से मिलती है। और इस स्लाइड का एक अंतिम एग्जाम अलर्ट है। याद रखें, नैमिषारण्य, जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, सीतापुर जिले में स्थित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक स्थान है। जी। तो ये उत्तर प्रदेश पर एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा थी। हमने जनगणना के आंकड़ों से लेकर संवैधानिक पदों तक सब कुछ कवर किया। हाँ, एक क्विक रिवीजन करें तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, यूपी दिवस 24 जनवरी, ओडीओपी योजना 2018 में शुरू हुई और पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। अब देखते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, जैसे पहला सवाल बन सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व और महिला साक्षरता दर क्या है। दूसरा ये हो सकता है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। या फिर तीसरा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे और उनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। और चौथा, उत्तर प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची और उनके शामिल होने का वर्ष बताइए। ये सभी बहुत संभावित प्रश्न हैं। हमने आज जो भी तथ्य देखें वे सभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान पहचान को आकार देते हैं। अब इस पर विचार किया जा सकता है कि यह ऐतिहासिक और भौगोलिक विरासत राज्य के भविष्य के विकास को कैसे प्रभावित करेगी। सही बात है। इतनी बड़ी आबादी जो एक तरफ चुनौती है, क्या वो आने वाले समय में भारत के विकास का सबसे बड़ा इंजन भी बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन करें ताकि आप